नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। और आज हम फिर से बात करेंगे संघ के पंच परिवर्तन के लक्ष्य पर के चौथा जो बिंदु है, स्व आधारित जीवन। इस पर हम आज फिर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं जितेंद्र जी गुप्ता। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में सदस्य हैं, और स्वावलंबी भारत अभियान इसके अखिल भारतीय सह समन्वयक का भी दायित्व अभी भाई साहब निभा रहे हैं। तो भाई साहब सबसे पहला तो प्रश्न ये मैं पूछूंगा कि लघु उद्योग भारती है क्या? धन्यवाद संजय जी। कुल मिलाकर नाम से ही ध्यान में आता है लघु उद्योग भारती, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था रही है और हमारे यहाँ सूक्ष्म कुटीर और लघु उद्योगों से ही उत्पादन तंत्र पूरी तरह से खड़ा था। ये तो कुछ अंग्रेजी काल में एक केंद्रीकरण हुआ और बड़े बड़े उद्योग आए और राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी हम उसी ओर चले। इसलिए जब डब्ल्यूटीओ आया और आर्थिक वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ तो ऐसा ध्यान में आया कि लघु उद्योगों का हित को ध्यान में रखते हुए और जो भारतीय मूल अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए एक संगठन की जरूरत थी। तो इसलिए लघु उद्योग भारती की स्थापना 1994 में हुई और आज देश के करीब हम 600 जिलों में लघु उद्योग भारती का विस्तार है, क्योंकि लघु उद्योग भारती का मूल उद्देश्य है राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमे, राष्ट्र का उद्धार लघु उद्योगों के द्वारा। और उस दृष्टि से लघु उद्योग भारती का प्रारंभिक काल से ही उद्देश्य है कि नीचे से नीचे हर औद्योगिक क्षेत्र तक जाना और ऊपर से ऊपर जहाँ भी लघु उद्योगों से संबंधित नियम कानून बन रहे हैं वहाँ तक लघु उद्योग भारती की पहुँचाना। तो जैसा मेरे परिचय में आया कि मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष रहा हूँ लघु उद्योग भारती का। तो एक भोपाल जिले से 1995 से जो यात्रा शुरू हुई तो 17 से 19 तक मैं अध्यक्ष रहा और अच्छा अनुभव रहा। जिस तरह से मेरा भी स्वयं का लघु उद्योग भोपाल मंडी द्वीप में होते हुए खुद उस कार्य को किया और संगठन स्तर पर भी इसका एक अच्छा अनुभव है। और वैसे ये जो स्वावलंबी भारत अभियान है, इसको भी संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगे? हमारे ध्यान में चूंकि आपने संघ का नाम लिया जी। तो हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं लघु उद्योग भारती के द्वारा या स्वावलंबी भारत अभियान, कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के हिसाब से हो और भारत की चिंतन में मूल में व्यक्ति स्वतंत्र स्वावलंबी रहे और इसलिए जो एक नौकरियों का वातावरण खड़ा हो गया और पूरी अंग्रेजी काल में नौकरों को एक प्रतिस्थापना मिली और मालिक द्वयम दर्जे के समझे गए और उस दृष्टि से दोबारा देश का युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला ना बने। हम विकेंद्रीकृत उत्पादन में उद्यमिता को प्रश्रय देते हुए युवाओं के बीच में एक स्वावलंबन की भावना आए और इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान 2022 12 जनवरी 2022 विवेकानंद जयंती पर शुरू हुआ और इसकी भी पूरा एक जिला स्वावलंबन केंद्र और एक पूरा नेटवर्क आज वर्तमान में पूरे देश में है। ये पूरा जैसे आया समन्वय का मामला है तो संघ परिवार के इसमें आर्थिक समूह के संगठन, कुछ युवा संगठन जिसमें विद्या भारती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, फिर वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम है, राष्ट्रीय सेवा भारती है, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है। तो अन्य संगठन जिसमें देश के संघ परिवार के अलावा भी जो बड़े बड़े संगठन हैं, चाहे गायत्री परिवार है, जोहो कॉरपोरेशन जो आजकल हम नाम सुन रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी में भारत में उभर रहे हैं, ऐसे श्रीधर वेम्बू जी ये सब पूरे अभियान के संरक्षक हैं। तो ये अभियान अन्य संगठन जैसे मैंने बताया गायत्री परिवार के अलावा
आर्ट ऑफ लिविंग का भी इसमें साथ है। पहले इंडिया फाउंडेशन जो देश का एक नीतियों पर काम करता है, ऐसे करीब 25 संगठनों के बीच में समन्वय भाव से ये काम चल रहा है। जी जी। तो भाई साहब, मूल प्रश्न अभी जो पूछा, दोनों प्रश्न, तो इससे यही था कि दर्शक समझ जाएं कि ये दोनों पे जो अ, एक कार्य हो रहा है वो कैसे स्व आधारित जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्व आधारित जीवन पे अपना पुराना एपिसोड जो पिछले हफ्ते हुआ था, उसमें ये बात निकल के आई थी कि स्वदेशी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और स्वदेशी में उद्योग और स्वावलंबन ये तो आ ही जाता है। तो इस तरह भाई साहब का आज परिचय हो चुका है। तो भाई साहब, इस पे स्व आधारित जीवन पे एक प्रश्न जो पिछले हफ्ते नहीं हो पाया था, कि ये जो वैश्विक ताकतें हैं, जैसा कि सुनते पढ़ते हैं, जो बाजार को प्रभावित करती हैं और किसी भी देश या प्रदेश में जो निवासी रहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पे भी प्रभाव डालती हैं और अपने अनुसार बनाती हैं। तो वहाँ पर स्वदेशी कैसे काम करेगा या कैसे टिकेगा, इस पे थोड़ा सा। अच्छा सवाल है। एक तरह से मूल चिंतन का ही विषय इसमें आता है। और भारत इस पूरे ग्लोब पर सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, और भारत की ही सोच है कि दुनिया एक परिवार है, दुनिया बाजार नहीं है। और उसी दृष्टि से जो हमारी पूरी सनातन पद्धति में पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा को हमने एक प्रोसेस अर्थात हिंदुत्व कहा है। उसको अगर संस्कृत में कहें तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और विज्ञान में हम एक साउंड में प्रयोग करते थे कि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच होती हैं तो रेजोनेंस होता है। तो पिंड में से ब्रह्मांड की यात्रा मतलब आत्म साक्षात्कार। इसलिए भारतीय मनीषी ने और भारतीय चिंतन में धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक जो चिंतन आया सूत्र रूप में, धर्म पूर्वक अर्थार्जन, धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति, तो साक्षात्कार या वो जो उस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है पिंड का, तो वो पूर्ण होता है। और ये हमारे यहाँ सनातन पद्धति से, चाहे हम अपने वेदों को ले लें, चाहे हमारे उपनिषद हैं, जो भी है, और गीता में सार रूप में ये सारा 18 अध्यायों में आया है। ये हमारा मूल चिंतन है। उसी दृष्टि से जब बात आती है आर्थिक रूप से, क्योंकि ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद वर्तमान का जो आप प्रवेश चल रहा है वो आर्थिक स्वतंत्रता का है। और आर्थिक स्वतंत्रता में आप आज समझ सकते हैं कि 1991 में जब ये पूरा ग्लोबलाइजेशन और WTO आया, ये भी वाशिंगटन से ही निकला था। और आज भी जो दोबारा जब चर्चा शुरू हुई है, ये वाशिंगटन से ही, क्या डी ग्लोबलाइजेशन की बात, स्वदेशी की बात। आज ट्रंप ने जो बात शुरू की आज से 3-4 महीने पहले, स्वदेशी की, क्योंकि ये पूरी वैश्विक उसमें, क्योंकि तकनीकी आधार पर विश्व एक गांव के समान हो गया है। और मोबाइल पर पूरी सारी चीजें, क्योंकि जिस तरह से पूरी पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट हैं, तो हम समझ सकते हैं कि तकनीकी रूप में यदि शक्ति अमेरिका की ज़्यादा है, तो उसमें बाजारी शक्तियाँ कैसे हावी हुई। और अब चूंकि 25 आज से 35 साल पहले चीन भी उसी स्थिति में था जो भारत है, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब चीन की जो अपनी शक्ति है वो सस्ती उत्पादन क्षमता है। जी, मैं वही पूछने वाला तो उसके कारण तो ये मतलब ये पूरा जिस तरह से हुआ, और आज अमेरिकी बाजार क्या सारे बाजार, क्योंकि उनका घरेलू खपत के अलावा चीन को फिर बाहर ही बेचना है, तो उस तरह से जो सस्ता माल डंप हो रहा है, तो ये सब देशों में आप देखो, ये पिछले 4-5 महीने से पूरा स्वदेशी केवल भारत का विषय नहीं है, हर देश का विषय है। और हर देश का, जो महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर भौगोलिक स्थिति अलग है तो उसके प्रश्न पत्र भी अलग हैं, उसके आंसर भी उसी के हिसाब से हैं, तो वो स्थितियां दिख रही हैं और आगे वैसे होगा। जी, तो वो चीन की जब बात चली तो प्रश्न ये आता है कि चीन की वस्तुएं इतनी सस्ती कैसे मिलती है, जो हमारे देश में हम तैयार कर रहे हैं वो इतनी सस्ती क्यों नहीं हो पाती? नहीं, अब बात वही आती है, क्या है कि कार्य पद्धति और का एक फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ
एक लोकतांत्रिक देश है और सच्चे मायने में लोकतंत्र है। चीन में वो क्या स्थिति है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कितना लोकतांत्रिक है। और उन्होंने अपने यहाँ जो उत्पादन शक्ति का जो इकोसिस्टम बनाया है, वो चाहे वो डर के कारण कहो, चाहे उनकी राष्ट्रभक्ति कहें, वो है उस तरह से कि उन्होंने पूरा जो हमारा भारत का क्लस्टर सिस्टम था, उसको उन्होंने अपनाया और इसलिए वो सस्ता है उस तरह से है। उन्होंने अपने यहाँ नियम कानून भी ऐसे बनाए कि एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने अपनी यहाँ की इकाइयों को काफ़ी छूट दी है कि आपको हम घरेलू बाज़ार उपयोग नहीं करना, बाहर का करना है। तो उस दृष्टि से उन्होंने अपनी नीतियाँ अपनाई हैं। अब कहीं न कहीं क्योंकि हम अभी तक एक नेतृत्व के कारण भी भारत को काफ़ी पीछे देखना पड़ा, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमको जिधर जाना चाहिए था, हम नहीं गए और भटकाव के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है इस 10-12 साल में, 14 से विशेषकर कि आर्थिक नीतियों पर हम ठीक है, ये कुछ हम अभी तक जो विश्व चला उसी लाइन पे चले, लेकिन जिस तरह से अब मैं तो कह सकता हूँ कि राम मंदिर के बाद राम राज्य की जो भारत भारत की कल्पना है, हम उस विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ज़रूर जाएँगे। जी। तो भाई साहब जैसे पहले अपन ने पढ़ा है कि हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएँ बटी हुई थी कि कौन क्या करेगा। तो उसमें समाज एक दूसरे पे क्या बोलेंगे डिपेंड था कि यदि कुम्हार से कुछ लेना है तो वो कुम्हार के पास हर चीज़ का हर पूजा में उनकी उपयोगिता नाई की या सबको बटा हुआ ऐसा काम था। और बाद में ये जाके सब नौकरी पे चला गया। तो क्या हम वैसी व्यवस्था वापस ला पाएँगे? भारत की हम बात करें, हुँ, तो जैसे शरीर में सेल के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा शरीर बना है, वैसे ही भारत गाँव के द्वारा बना है। आज भी हमारे 7 साढ़े 7 लाख गाँव हैं जी, और ये तो ब्रिटिशर्स के भी अध्ययन में आया है कि भारत का गाँव अपने आप में सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट कहीं किसी की ज़रूरत नहीं, केवल नमक बाहर से आता था। हाँ, चूँकि वो सारी व्यवस्था जो आपने कही हमारे यहाँ 12 बलूतेदार होते थे एक तरह से। कुम्हार है, चर्मकार है, लोहार है हाँ, और एक घर में अगर परिवार में कोई भी शुभ प्रसंग या दूसरा भी प्रसंग होता था तो सबकी भागीदारी रहती थी। जी, हमारे घर में जो पुरानी शादियों का समय देखो, तो वो टटेरे का मंडप बनाने में भी काम था, तो लोहार का भी कुछ काम था, कुम्हार के घड़े, तो हर तरह का सब चीज़ें और जो सिस्टम आपने कहा हमारे यहाँ विनिमय खाद्यान्न या वस्तुओं का ही था विनिमय। हुँ, हमारे यहाँ कोई रुपये का चलन नहीं था। तो ये सिस्टम लेकिन वर्तमान का जिस तरह से जो बाज़ारीकरण जैसे मैंने पहले कहा, हाँ, बाज़ारीकरण के बाद जो-जो चीज़ें आई हैं और हमारे इस विनिमय के ही कारण जब हम विश्व का अगर 35% उत्पादन भारत में 1700 तक रहा है हुँ, हुँ, ईसा के बाद और सारा कुछ हमारे यहाँ से व्यापार पूरा विश्व में होता था और बदले में कोई तो उस समय डॉलर रुपया नहीं था और सारा धातुओं ही का था तो इसलिए सोने की चिड़िया वो सबको आपको इतिहास पूरा पता है। और आज भी हमारा ये तो लेटेस्ट फिगर है हुँ, कि आज 25,000 टन सोना भारत की घरों घर 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 हर घर के पास अगर टोटल कर लें, जबकि विश्व की सारी बैंक का सोना भी जोड़ लें तो 10,000 टन से ज़्यादा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है भारत को जिस तरह से अमेरिका ने डेड इकोनॉमी कहा है, हुँ, तो अब हम समझ सकते हैं कि डेड इकोनॉमी भारत है या कौन से हैं क्योंकि वहाँ तो सारा पूरा क्रेडिट पे ही चलता है। जी, और आज उनकी इकोनॉमी से 180 गुना उनका वो जो डेब्ट कह सकते हैं हम। जी, तो ये तो हमारा क्योंकि भारत को अभी तक जिस तरह से वैश्विक शक्तियों ने दबा के रखा और ये अच्छा एक उदय काल है और हम विश्व को परिवार मानते हुए क्योंकि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जी, चाहे वो अ, राजाओं के द्वारा हो, चाहे वो इकोनॉमिक मामला हो, हमने सबको पूरा मतलब व्यक्ति को तो छोड़ो, हमने तो पूरी प्रकृति को परिवार मान के उस तरह से भारत का चिंतन रहा है, हमारे उसमें सारा कुछ वर्णित है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का ही होगा, ये निश्चित विश्वास है। जी। तो भाई साहब एक और प्रश्न ये है कि जैसे आजकल बड़े-बड़े मॉल हो गए हैं, ये हो गए हैं और आह्वान ये है कि आप अपने आस-पास से ज़्यादा खरीदारी करें। पर वो जो छोटे दुकानदार हैं मॉल के उस पर उसमें उसके साथ में अच्छा, मैं समझ तो गया हाँ, आपका समाज तो क्योंकि कैसे वो सर्वाइव करेंगे? क्या है कि जैसे मैंने कहा
स्वदेशी जागरण मंच के ही अंतर्गत ये स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। इसका मूल जो उद्देश्य है वो है समृद्धि युक्त, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त भारत का निर्माण। होगा कैसे? तो उसमें सबसे मूल बात आती है विकेंद्रीकरण। तो जो आज केंद्रीकरण है, चाहे वो हम देख सकते हैं बड़े बड़े शहर, विकेंद्रीकरण मतलब ग्राम और एक जिला स्वावलंबन, पहले हमने इसको जिले को लिया है। तो आज एक जिले में अगर हम देखें तो 10 से 11 हजार करोड़ का सालाना घरेलू खपत है। भारत का सबसे बड़ा घरेलू बाजार है पूरे विश्व में, जिसकी सबकी दृष्टि है। तो वो जो आपने कहा खुदरा व्यापार, हमारे यहाँ जिस तरह की जो नया शब्द चला है MSME, जिसमें दुकानदार भी हैं, छोटे उद्योग भी हैं, मध्यम उद्योग भी हैं, 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। छोटे दुकानदार करीब हमारे देश में 4 करोड़ के आसपास हैं, जो केवल दुकानदार ही नहीं, वो हमारी नीचे के स्तर की सुरक्षा का तंत्र भी है। एक दुकानदार किसी गली मोहल्ले में कहीं बैठा है तो वहाँ कौन आ जा रहा है, आना जाना क्या एक्टिविटी है, उस पर ध्यान रखता है। तो इसलिए जैसे जैसे इस स्वावलंबी भारत अभियान में विकेंद्रीकरण की ओर जाएंगे, युवा उद्यमिता की तरफ जाएगा, जिले में जो खपत हो रही है उसका उत्पादन वहीं होगा, जहाँ वैल्यू एडिशन अगर गांव में कोई भी चीज हो रही है वहीं होगा। तो ये सारा जो आप कह रहे हो, नीचे का तंत्र हमारा बचेगा। और इसमें एक सूत्र और लिया है, अपने संसाधन, अपनी पूंजी, अपना उत्पादन, अपना बाजार, अपना रोजगार, तो होगा स्वावलंबी भारत अभियान का सपना साकार। अब इसमें बात आती है अपना संसाधन। तो अपने संसाधन मतलब उस जिले में जो संसाधन है, जो वहाँ का खनिज है, जो वहाँ की कृषि है। फिर एक बड़ा इस पूरे आजादी के बाद जो एक चला बैंकिंग सिस्टम, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि ये हमारे साहूकार सिस्टम को इस तहत बदनाम किया। और आज ये बैंक, आज देश का 60,000 करोड़ 14 घराने लूट के देश के बाहर बैठे हैं। ये बैंकिंग सिस्टम की गलत सिस्टम के कारण हुआ ना। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो स्वदेशी जागरण मंच के पूरे विचारक रहे, उनकी एक पुस्तक उस दशक में आई है जब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उन्होंने कहा राष्ट्रीयकरण नहीं, ये सरकारीकरण है। और इस सरकारीकरण के कारण आप जिस जिले में जो डिपॉजिट है, हम क्या एडवांस होता है उस जिले में दे रहे हैं क्या? तो पूंजी का जब तक विनियोजन उसी का जिले में नहीं होगा, जो हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम में कोऑपरेटिव बैंक अधिकतर करती हैं। आज अगर महाराष्ट्र और गुजरात कहीं ना कहीं जीडीपी में राज्यवार आगे हैं, तो उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम का बहुत बड़ा भागीदारी है। तो अपने संसाधन में वहीं उत्पादन, वहीं की पूंजी, वहीं का पूरा संसाधन और अपना उत्पादन, मतलब उस जिले में जो खपत हो रहा है सुबह से शाम तक, जो मैंने पहले कहा 11 से 12 हजार करोड़ का वहां का सुबह से मंजन से लेकर खपत है, वो क्यों? अभी क्या है कि देश में भी बन रहा है, ठीक है स्वदेशी है, लेकिन कहीं सुदूर हिमाचल में बन रहा है और भोपाल में बेचने आ रहा है। भोपाल में मसालों का व्यापार इतना बड़ा है कि हमारी ही कंपनी एवरेस्ट, नाम कुछ भी हो सकते हैं, वो यहाँ व्यापार कर रही है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ मसाले अच्छी तरह बन सकते हैं। लेकिन आज जो बिल्कुल नौकरी के सिस्टम में हमारे गांव का, जिसके पास आज जमीन है, वो जमीन से जुड़ा है, वहाँ वैल्यू एडिशन हो सकता है, वो बच्चा भी नौकरी के लिए बाहर भाग रहा है। ये जो पूरा एक वातावरण बन रहा है, तो ये थोड़ा संघर्ष आएगा। जैसे मैंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता का ये युद्ध है, इसमें सरकार तो क्या, समाज को ज्यादा भागीदारी करनी पड़ेगी। तो जो आप कह रहे थे दुकानदार बचने की बात, वो हमारा छोटा दुकानदार भी इसी से बचेगा। तो हाँ भाई साहब, पर क्या आपको लगता है कि हमारा समाज उतना जागरूक हो पा रहा है? इसीलिए ये पूरा, जैसे आपने शुरू में कहा, संघ का शताब्दी वर्ष है, आपने वही से बात शुरू की थी, और ये पंच परिवर्तन की बात आ रही है। और पंचवर्तन, पूरे परिवर्तन में कुटुंब, प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व और नागरिक दायित्व। अब आप देखिए, ये अगर विकेंद्रीकरण पूरा होता है तो कुटुंब वहीं रहेगा। आज से 25 साल पहले जिस तरह का शहरीकरण हो रहा है, मतलब समाज का व्यक्ति एक घर में ही किस तरह से रहता था, उसको हमको अच्छी तरह से वो पूरा ज्ञान है, जो पुराने परिवार है। तो कुटुंब रहेगा और उत्पादन विकेंद्रीकरण होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग बचेगी। आज सबसे ज्यादा पर्यावरण का नुकसान है ट्रांसपोर्टेशन के कारण, कि चीज बनती कहीं और बिचने कहीं और जाती है, तो उसकी पैकिंग
पहले अच्छी तरह मालूम है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग आसपास चलते थे, चाहे वो साबुन का उद्योग था, चाहे वो बेकरी थे, तो हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्था रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी तो हम अपने लक्ष्य पर, और इसमें पर्यावरण की होगी, कुटुंब बच गया, फिर जब विकेंद्रीकरण होगा तो सामाजिक समरसता भी आती है, स्व का अपने आप आएगा, फिर नागरिक दायित्व एक बड़ी बात है, जो अभी हमने अधिकारों के कारण अपने दायित्व हम भूल रहे हैं, ये थोड़ा इस वर्तमान का संकट काल है। जी। तो समाज की जैसे जैसे जागरूकता होगी तो ये भी मेरे हिसाब मतलब से पूर्ण होगा। हमें हम आशा करें कि ये पूरा इतना बड़ा परिवर्तन जो दिख रहा है वो जल्दी ही हो जाएगा। बात ऐसी है कि अगर 5 साल पहले कोरोना आया था तो उस कोरोना में जो जीवन काल सबका हो गया था पूरे विश्व का, हमें मालूम है हम हमारा वो किस तरह से, तो प्रकृति भी कुछ करती है परिवर्तन के समय। जी। और चूंकि आपने संघ का नाम लिया तो हमारे जो चतुर पांचवें सरसंघ चालक रहे सुदर्शन जी, जी। वो तो कहते ही थे कि विकास लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। तो पहले साइकिल का पहिया जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे, तो आज हम उस टॉप पर हैं, फिर नीचे जाएंगे। और जैसे बात आ रही थी युगाब्द तो 5127 चल रहा है, जिसको हम महाभारत काल से जोड़ते हैं, तो उस समय का वैभव, फिर नीचे 2500 साल बाद चाणक्य का हमने देखा है जी। कि वहीं घूम के फिर ऊपर हम ऊपर आ जा गए, तो वही सारी स्थिति। तो ये तो जो चलता आप कह रहेगा। रहे हो ये प्रकृति का चक्र है, जी। कुछ प्रकृति करेगी, कुछ समाज करेगा, और स्वदेशी की बात तो आप देखते देखते आ ही गई है कि हर देश अब स्वयं के उस पर लगा ही है। तो भाई साहब मतलब भारत से हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि अपने देश का भरण मतलब पूरा करके और भारत फिर अपनी वस्तुओं का बाहर भी निर्यात कर पाएगा। आप देख ही रहे हो, थोड़े से ही परिवर्तन में आज जो डिफेंस सेक्टर में भारत निर्यात भी कर रहा है, अपनी भी सुरक्षा कर रहा है वो अपने हथियारों को द्वारा, और आज काफी मुझे लगता है कि वो फिगर मुझे एकदम याद नहीं है, लेकिन हाँ। काफी कुछ मात्रा में हम अपने हथियारों का, और ब्रह्मोस जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और निर्यात अब तो काफी जी। देशों जी। की लाइन लगी है। हाँ। ऐसे ही वस्तुओं में वो कृषि खाद्यान्न खाद्यान्न का में से हम चावल का भी निर्यात कर ही रहे हैं। जी। ठीक है, बहुत सी चीज हमारी कमियां हैं, हम तेलहन में तेल कभी आयात नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी आयात की स्थिति बनी है। तो ये जैसे जैसे वातावरण, क्योंकि आज भी आपने ठीक कहा कि उत्पादन का इकोसिस्टम, क्योंकि भारत में विश्व के उत्पादन का आज भी हम 3% पे है। चीन हमारे बराबर था, आज वो विश्व के उत्पादन में कहीं तो भी 28 मतलब 32% हो गया। जी। तो 32% माल विश्व का चीन बना रहा है, हम 3%, और उसमें भी एफडीआई का परसेंटेज ज्यादा है। ये थोड़ी दुखदाई बात है, लेकिन हम इसमें से कैसे, क्योंकि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है भारत में, और चाहे उसमें वन स्टेशन एक जिला एक उत्पाद की बात हो, या केंद्र और प्रदेश सरकारों की काफी स्कीमें इसमें चल रही हैं, थोड़ा समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये मुझे लगता है निश्चित ही शीघ्र पूरा होगा। तो भाई साहब जैसे आपने अभी बीच में बोला भी विकेंद्रीकरण का, तो विश्व बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो भारत के लिए यहाँ पे क्या ये अच्छा मौका है और कैसे? ये तो जैसे निश्चित मैंने पहले ही एक महर्षि अरविंद का नाम लिया, तो वो तो हमारे यहाँ पहले से ही व्यवस्था रही है। तो कुछ कॉलोनियल व्यवस्था बीच का काल जो भी रहा ब्रिटिशर्स का, और जिस तरह से 200 साल कहाँ कहाँ कैसे कॉलोनी बनी, और उसके बाद अब जो दोबारा जो जागृति आ रही है, तो भारत के लिए तो अवसर ही है, क्योंकि भारत को कुछ नहीं चाहिए। भारत अगर अपने आप को, क्योंकि समुद्री सीमाएं अगर 7000 किलोमीटर की हैं, भारत के पास जैव विविधता भी है, भारत के पास खनिज भी है, भारत के पास आज सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। जी। आज 37 करोड़ युवा, अमेरिका की तो आबादी 30-35 करोड़ होगी। पर वैसा मतलब ये तो है हमारे पास, पर हमारी मतलब शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी रही और अब कैसी होने वाली, जिससे लोगों में ये नहीं, जागरूकता अब आएगी। नई नई शिक्षा नीति में तो क्योंकि ये उद्यमिता आई गई है भाई।
जी, क्या है, अभी तक शिक्षा को जिस तरह से नौकरी की तरफ हम पूरा प्लेसमेंट सेल चला, अब तो हम एंटरप्रेन्योरशिप सेल की बात आ गई कॉलेजों में, जी। यूनिवर्सिटियों में। ये हुँ, परिवर्तन तो आ ही रहा है। और नई शिक्षा नीति में तो 6वीं क्लास से ही उसको कौशल की बात और फिर उत्पादन की बात, ये सारी आई है। जैसे-जैसे एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति लागू होगी, जी। वैसे-वैसे परिवर्तन दिखेगा। हाँ, मतलब ये भी स्व आधारित ही हो जाएगी शिक्षा भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ, शिक्षा और स्वास्थ्य तो समाज के विषय रहे हैं। बेश हाँ, ये तो बाज़ारीकरण में आज देख रहे हैं, ये विडंबना है हमारी कि जिस तरह से ये पूरा बाज़ार बन गया है शिक्षा और जी। स्वास्थ्य। अब ये व्यवस्थाओं में जो भी परिवर्तन वैसे आएँगे, ये तो आएँगे। देखने में आ रहा है कि अब युवाओं को कोई भी व्यवसाय या उद्यम लगाने में उतनी हिचक नहीं होती। आजकल पिता-माता लोग भी सहयोग करने लगे हैं कहीं-कहीं कि चाहे वो एक चाय का या किसी भी उसका व्यवसाय शुरू करें, उसमें सहयोग हो रहा है। बस उनको अब थोड़ा-सा और उसमें मतलब व्यवसाय कैसे किया जाता है, क्या होता है और कैसे हिसाब-किताब रखना है, क्या आगे की तैयारी रखनी है, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कहीं-कहीं मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में इसको बहुत भोगा है कि व्यापार वो करने तो उतरे, हम में एक कला थी किसी वस्तु की, वो किया, अच्छा हो रहा है, मगर जब नहीं होता उसके लिए क्या तैयारियाँ करनी है सब। संजय क्या जी, हाँ, कुल मिलाकर आपने जो बात उठाई उसमें ये परिवारों को मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी, कि परिवारों में वातावरण हमको पहले बनाना पड़ेगा। आज जी, परिवारों में ही वातावरण हम अपने, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम हाँ, कि इसको आगे क्या करना है। पढ़ना, पढ़ाई, 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 पढ़ाई। अरे भई, पढ़ाई के साथ कमाई का हुनर हमारे समाज में है। कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, जातिगत भी हम जानते हैं अच्छी तरह से, हुँ, कि पढ़ाई के साथ-साथ कमाई कर रहे हैं और अच्छी जी, कमाई कर रहे हैं। जी, लेकिन केवल पढ़ो और बिल्कुल 25 साल तक तुम पढ़ते ही रहो और उसको ना कोई कला और स्किल नहीं है और फिर बाद में सीधा नौकरी के बाज़ार में। हुँ, तो ये तो ठीक व्यवस्था नहीं है। ये तो हाँ, इसलिए परिवार में ही हमें वातावरण बनाना पड़ेगा उद्यमिता का। और बच्चे को उसको स्टार्टअप, उसको हुँ। जो नया नया है उसको आज उद्यमिता की तरफ कैसे राहें ले जाएँ। इंटरनेट के माध्यम से बहुत खुली हुई हैं। कई युवा जो जिनके यहाँ वातावरण है या कहीं न कहीं से उन्होंने ये ले लिया है, तो वो इस माध्यम से भी कमाई कर रहे हैं पढ़ाई के साथ-साथ, ऐसा देखने में आया है। जैसा ये हो रहा है कि भारत के लिए बड़ा बड़ा अच्छा अवसर है इस समय। तो म भारत को अपने नागरिकों से मतलब क्या आशाएँ रहेंगी? क्या किन गुणों का की माँग रहेगी इस अवसर को भुनाने के लिए? स्व आधारित जो गुण हैं। हमको तो सबसे पहले मेरा जिला मेरा देश, हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी, इस लाइन पर हमको सोचना होगा। हमारे लिए हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, वही मेरी देश की सीमाएँ हैं। हम उसको अगर राजाओं के राज्य के समय से देख सकते हैं, केवल रियासत है, उसको आप उस तरह से ना लो। लेकिन सारी व्यवस्थाएँ विकेंद्रीकृत उसमें सारी चलती थी। आज हमको वर्तमान में भी जो उत्पादन हमारे जिले में खपत हो रही है जिन चीज़ों की, वो उतना उत्पादन हमने अपने जिले में कर लिया, उसका वातावरण बना लिया। तो मैंने कहा कि आज 60 लाख करोड़ का बाज़ार, लगभग 60 लाख, इससे ज़्यादा ही का है। जी। ये घरेलू वस्तुओं का है। ये पूरे भारत की बोल रहे हैं कि एक जिले नहीं, की? नहीं, मैं भारत की बात करूँ। भारत 60 लाख करोड़ का सालाना व्यापार पूरे भारत का है लगभग। जी। तो इतना बड़ा बाज़ार है विश्व का कि इस पर सबकी नज़रें पूरी दुनिया की इसलिए हमारे यहाँ लगी है। और इसको ही हमने अगर ठीक नियोजित कर लिया, तो अपना बाज़ार और साथ में दुनिया के दूसरे देशों में, क्योंकि उद्यमिता आज जिस तरह से युवा शक्ति हमारे यहाँ है, दूसरे देश तो चाहे वो हम जापान का उदाहरण लें, चाहे बाकी देशों का, कि उनकी ऐज मतलब एक एवरेज ऐज बढ़ती जा रही है। और उस दृष्टि से हमारे लिए तो संभावना ही संभावना है। बस थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है, थोड़ा हमें नीतिगत जो सरकार की ओर से क्योंकि वो एक अलग विषय है। हाँ, मेरा अगला प्रश्न यही था कि सरकार क्या ऐसे जिले
हर जिले में, मतलब जैसा आपने कहा कि हर जिले में सारे उत्पाद बन जाएं वहाँ की आवश्यकता अनुसार, तो इसके लिए उसका सरकार को थोड़ी पहल ये करनी पड़ेगी। क्या है कि एक उद्यमी जब पढ़ के या पढ़ते समय ही अगर कुछ उद्योग लगाने की सोचता है, उत्पादन की जाना चाहता है, जी तो अभी काफी सारे पैरामीटर हैं, बहुत सी चीजें कम हुई हैं, जी लेकिन सरकार की जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेंसियां हैं, हाँ, उनका जितना साथ होना चाहिए, तो वो अभी एक मतलब ग्रोइंग स्टेज में उतना साथ मिल नहीं पाता। जी वो कहीं न कहीं साथ के साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो रुकावटें बन जाती हैं। बिल्कुल वो रुकावटें बनती हैं। वो रुकावटें दोनों तरफ के प्रयासों से होंगी और केवल नियम कानून से नहीं, कुछ उसके लिए हमको सौहार्दपूर्ण या वातावरण, बातचीत का वातावरण, उस तरह के प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि दोनों तरफ से मतलब आज भी जो टेबल के उधर बैठता है, वो अंग्रेजी मानसिकता से बैठता है जी और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब जो मैकाले की बात आई है, तो मैकाले पद्धति की बात देश के प्रधानमंत्री ने जो अभी पिछले नवंबर 25 को ही जो बात की थी कि जो मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद में भाषण दिया, तो आज उस पद्धति से हमको बिल्कुल बाहर निकलना ही होगा जी और उस मानसिकता से हमको अपन को दूर भी करना पड़ेगा और उस दूर करने के साथ हमको अपने स्व आधारित पूरे व्यवस्थाओं पर आना पड़ेगा। उससे भारत ज़रूर आगे बढ़ेगा। जी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं इसको बढ़ाने वाले, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को अपना ये दायित्व समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ तो उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हूँ, उसको रोकने के लिए नहीं हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ जाके हाँ, कर ये जी नीतियों के स्तर पर ये चर्चा चल भी रही है जी और अभी रिसेंट दिनों ही आपने देखो कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आयात शुल्कों में कुछ कमी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो बाहर से आते थे उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब यहाँ मैन्युफैक्चरर बैठा है जी और मैन्युफैक्चरिंग उसे करनी है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट ड्यूटी वो हटाएंगे। तो अच्छा स्वागत निर्णय है। आपने देखा जिस तरह से जीएसटी में सरकार ने कुछ परिवर्तन किए पिछले, नो डाउट हाँ, जीएसटी के कारण छोटे तक उद्योगों को परेशानी थी, जी तो उसको समझकर जैसे ही जैसे रेवेन्यू बढ़ा सरकार ने अभी कम किया, तो बाजार में एकदम दीपावली के समय देखो कितना बूम आया इकट्ठा। तो नीतियों के परिवर्तन में जैसे जैसे वहाँ भी वही बात आती है हम्म, कि सरकार और समाज जब एक फ्रीक्वेंसी पे आएगी हम्म, तो जरूर रेजोनेंस होगा। और ऐसा चाहे वो शिवाजी का काल देख लो, चाहे वो आप राजा कृष्णदेव राय का काल देख लो, जब जब राजाओं ने समाज के हिसाब से नीतियां रखी हैं, जी तो एक वेवलेंथ हम कह सकते हैं, दोनों जब एक वेवलेंथ पे आए हैं तो रेजोनेंस हुआ है। अंत में चूंकि स्वाधारित जीवन पर ही सारा कुछ खड़ा करना है और उस दृष्टि से ये पूरा अभियान स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत चल रहा है और पूरा इसका अभी वर्ष भर का कैलेंडर जैसे पूरे उद्देश्य मैंने बताई, अभी 12 जनवरी 2026 को युवा संकल्प दौड़, स्वदेशी संकल्प दौड़, क्योंकि विवेकानंद जयंती पर जी ही अभियान शुरू हुआ और विवेकानंद जयंती एक युवाओं के बीच में ही पूरे देश में, मतलब इसमें हर विद्यालय के और महाविद्यालय यूनिवर्सिटी तो इसकी तैयारी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ वो हैं और जितने स्कूल कॉलेज में इस विषय को ले जाकर और इस पूरे अभियान की एक वेबसाइट भी है, mysba.co.in, MY स्वावलंबी भारत अभियान। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो सारा कुछ उस पर मटेरियल भी है और पूरे इसका लिटरेचर भी है। तो ज़रूर हम इस अभियान में कहीं भी, कहीं से भी सम्मिलित हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई साहब आज आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी और आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, इसको ज़रूर पूरा सुने और समझें।